हेलो क्लास 12th। इन दिस वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे पहले जो भी हमने डिस्कशन किया, जिससे हमें इसके बारे में एक आइडिया मिल गया है अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। अब ये जो प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के जो प्रोसेस है, इसके लिए कुछ की टूल्स की ज़रूरत है हमें। वो की टूल्स कौन से? रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेस, कुछ वेक्टर एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, तब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को डिटेल में समझना कि कौन कौन से स्टेप इस प्रोसेस में हैं। इन ईयर 1963 नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था दैट इज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जहाँ पे ये बताया गया कि इन ईयर 1963 दो एंजाइम्स थे। ऐसे एंजाइम्स निकाले गए थे जो कि रिस्ट्रिक्शंस कर रहे थे इन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। तो जो यहाँ पे बैक्टीरिया है दैट इज़ इक्यूलाई बैक्टीरिया, इसमें ग्रोथ करने वाले दो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे जिन्हें आइसोलेट किया गया था। एक उनमें से एक था जिनमें जो डीएनए है, उन डीएनए के ऊपर एक मैथिल ग्रुप अटैच था, और दूसरा द अदर कट ऑफ डीएनए, वाइल द अदर कट ऑफ डीएनए, दूसरा क्या था? डीएनए का कुछ पीस थे वहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर आइसोलेट की गई थी, और बाद में इसी सिस्टम को या फिर इसी ऑर्गेनिज्म को इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस बोला था। नेक्स्ट जब ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया, फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस निकाला गया, उसका जो नाम था वो हिंद सेकेंड था। वाइल जो इसकी फंक्शन है, जो इनकी डिपेंडेंसी है कि किस तरीके से ये एक स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर ही, उनके एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ही वर्क करते हैं। जैसे भी आप आगे आप पढ़ोगे तो देखोगे कुछ सीक्वेंसेस हैं जो कि फिक्स हैं, और उन्हीं फिक्स सीक्वेंसेस में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क करते हैं, जो कि जब इन्हें आइसोलेट किया गया उसके 5 साल बाद ये चीज़ें पता चली थी ये किस तरीके से वर्क करते हैं। इट इज़ फाउंड, ऐसा पाया गया कि जो हिंद सेकेंड ऑलवेज, जहाँ पे इन सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ये ऑलवेज डीएनए को एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही कट करता था। इसके लिए वो उस पर्टिकुलर पॉइंट को पहले रिकॉग्नाइज करता है, और 6 पेयर्स का एक न्यूक्लियोटाइड है, एक ऐसा बेस है वहाँ पर जिसको ये कम्प्लीटली रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उसे इन पीसेस को वहाँ पर अलग कर देता है या फिर तोड़ देता है। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंसेज होते हैं, इन्हें रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस कहते हैं। फॉर द हिंड सेकेंड, हर एक बैक्टीरिया के लिए अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मौजूद हैं। यहाँ पे बताया गया कि हिंड सेकेंड के अलावा आज हमें 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पता है, जो कि आइसोलेट किए गए हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन बैक्टीरिया। जो डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं, 230 स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियाज हैं, उनसे 900 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं, और जो यूज़ किए जाते हैं बाय द डिफरेंट सीक्वेंसेस। जो डीएनए के अंदर डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं, उनके लिए डिफरेंट रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस को पहचानने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट किया गया है। फॉर कन्विंसिंग देयर नेम, जो ये एंजाइम्स यहाँ पर निकल रहे हैं उनको एक नेम देने के लिए जो फर्स्ट लेटर है वो उसकी स्पीसीज से लिया जाता है। जो एंजाइम्स हैं उनकी स्पीसीज से लिया जाता है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट जो लेटर होता है वो उनके जीनस से लिया जाता है। सेकंड लेटर जो यहाँ पर है वो उसके स्पीसीज से लिया जाता है, और इसके बाद जिस पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल से उसे आइसोलेट किया गया है, उस प्रोकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पर नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है दैट इज़ इको आर आई। ये जो नाम दिया गया है वो क्या है? इस्केरिया कोलाई आर वाई। इस्केरिया फिर से यहाँ पर क्या लिया गया? ई। जो ई है, ई द लेटर जो ये यहाँ से कहाँ से लिया गया? जीनस से। और जो सीओ लिखा हुआ ये दैट इज़ फॉर, ये क्या है? सीओ है इसका स्पीसीज। फर्स्ट लेटर लिया गया स्पीसीज से, और सेकंड 2 लेटर्स यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेकंड 2 लेटर्स। पहला एक लेटर लेंगे हम उसके जीनस से, जिस भी बैक्टीरिया से हम उसे निकाल रहे हैं उसके पहले जीनस से हम एक लेटर लेंगे, वो उन्होंने ई लिया हुआ है। और जो सेकंड वहाँ पर 2 लेटर आप वहाँ पे लोगे, नेक्स्ट 2 लेटर जो कि इको है, सी ओ है, ये लिया जाता है बाय द स्पीसीज से। एंड द आर लेटर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन, मतलब जिस स्ट्रेन का हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और जिस तरीके का हमें वहाँ पे स्ट्रक्चर्स निकल के हमें मिलता है, तो वो जो स्ट्रेन वहाँ पर यूज़ किया जाता है, दैट्स वाई हम उसके लिए वहाँ पर आर आई वर्ड्स का इन्होंने यूज़ किया गया है। एंड दिस
फर्स्ट जो ये फर्स्ट वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये बताता है यहाँ पर कि जो ये एंजाइम है वो किस ऑर्डर में निकाला गया है। फर्स्ट कौन सा निकाला गया है, सेकंड कौन सा निकाला गया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे साथ आगे लिखा हो ई को आर फर्स्ट, ई को आर सेकेंड, तो ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड ये ऑर्डर को दिखाता है कि पहले कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला, उसके बाद कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिला। E for the genus, CO that's for the species, 2 letters of the species, R for the strain जो हमने वहाँ पर जिस स्ट्रेन को यूज़ किया है उसके लिए। एंड द फर्स्ट एंड सेकंड क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा जो एंजाइम है वो पहले निकाला गया, कौन सा उसके बाद निकाला गया है, इसलिए फर्स्ट सेकंड रख के उन्हें ऑर्डर दे दिया जाता है कि कौन सा एंजाइम पहले आइसोलेट किया गया है। जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ये बिलोंग करता है एक बहुत लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम को, एंजाइम्स की एक बहुत बड़ी क्लास को बिलोंग करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस ऐसे न्यूक्लियस हैं या फिर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए को एंड पे कट करता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, तो ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड को एंड पर कट करता है, एंड पे उसे अलग अलग करता है। और उसके अलावा जो यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस बताया, एंडोन्यूक्लियस डीएनए के किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन को कट करता है और उससे डीएनए से अलग करता है। फर्स्ट होता क्या है, जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये क्या करता है, ये पहले डीएनए का एक इंस्पेक्शन करता है, डीएनए को कंप्लीट तरीके से उसकी लेंथ को चेक करता है, उसके सीक्वेंसेस को चेक करता है, और जब उसे एक स्पेसिफिक सीक्वेंसेस मिल जाते हैं तो वो उन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है, उसके बाद उस डीएनए के साथ वो बाइंड कर लेता है, एंड देन उस इन 2 स्ट्रैंड को वहाँ से दो हेलिक्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पॉइंट से ब्रेक कर देता है। और ये इस तरीके के जो एंडोन्यूक्लियस है जो कि किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को या डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड हैं उन्हें पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीज़न से ब्रेक करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, जिन सीक्वेंसेस पे उन्हें हम कट कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस है जो वहाँ पर कट होता है, उसे हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन डीएनए। ये जो डायग्राम बना हुआ है इसे हम समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। जैसे कि अब हमें पता चलने कि व्हाट इज़ पैलिंड्रोमिक्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोम्स होते क्या हैं। तो जैसे कि अभी हमने यूज़ किया पैलिंड्रोम, व्हाट इज़ पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं। पैलिंड्रोम्स होते हैं एक ऐसा ग्रुप ऑफ लेटर हो आपके पास जो कि आप किसी भी तरह से पढ़ो, आप उसे उल्टा पढ़ो, बैकवर्ड पढ़ो या फॉरवर्ड पढ़ो, वो उसका मीनिंग ऑलवेज सेम निकल कर आता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने मलयालम बताया है, लम है ना, ये मलयालम लिखा हुआ है। अगर आप इस मलयालम को यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हो, MALA इस तरीके से यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी ये मलयालम लिखा हुआ है, और अगर आप इस डायरेक्शन में भी इसे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी ये मलयालम लिखा हुआ है, MALAYALAM, और उधर से भी दोनों तरफ से इसकी स्पेलिंग क्या है, सेम है। ऐसे जो भी फैक्टर्स उन्हें मिलते हैं या फिर ऐसे जो सीक्वेंसेस मिलते हैं जिन्हें आप 5 से 3 की तरफ पढ़ो या 3 या फिर 5 इधर वाले 5 से 3 की तरफ पढ़ो, वो ऑलवेज जो उनके सीक्वेंसेस है वो आपको सेम दिखाई दें उनके बीच में। इसी तरह का जिस तरह से मलयालम में आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कि बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड अरेंजमेंट हो, आपको सेम वर्ड ही ऑलवेज प्रोनाउंस होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैलिंड्रोम्स बोला जाता है। ओके, यहाँ पर क्या है, जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं, डीएनए सीक्वेंसेस में पैलिंड्रोम्स का मतलब इन डीएनए सीक्वेंसेस में मतलब एक कुछ ऐसे सीक्वेंसेस जो 2 अपोजिट जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बट दोनों का जो सीक्वेंस है अगर आप इस तरफ से पढ़ोगे तो वो आपको एक वर्ड जो सेम सीक्वेंस है वही लिखा हो, और इधर से अगर आप पढ़ोगे तो वही सीक्वेंस आपको दोबारा दिखाई देता हो। तो ऐसे जो भी स्पेसिफिक कट होते हैं, स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं, उन्हें हम पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर 2 फॉलोइंग स्टैंड है, 2 स्टैंड बताए गए हैं, एक है 5 से 3 की तरफ और दूसरा है 3 से 5 की तरफ। तो जैसे आप यहाँ पर इसे पढ़ें तो यहाँ पर क्या है, GAATTC, GAATTC, ठीक है। अब आप बताओ सी के सामने क्या आएगा, जी, टी के सामने क्या आएगा,
इस टी के सामने क्या आएगा ए, इसके क्या ए के सामने क्या आएगा टी, इसके ए के सामने क्या आएगा टी, और इस जी के सामने क्या आएगा सी। तो ठीक है, अब ये दो स्टैंड है, दो अपोजिट स्टैंड यहाँ पर लगे हुए हैं। पहले इसको पढ़ते हैं, जी ए टी टी सी, ये हमने पढ़ा 5 डैश से 3 डैश। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ पे जो 5 डैश है वो 3 डैश है, इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये होगा जी ए टी टी सी। ये जो आपने ऊपर स्टैंड लिखा है बस इसी का अपोजिट आपको नीचे दिखाई दे रहा है। आप इस तरफ से पढ़ोगे तो वो जो यहाँ पर लिखा है वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे अभी आपने मलयालम में देखा कि आप उसे फॉरवर्ड्स पढ़ें या बैकवर्ड पढ़ें, एक ही शब्दार्थ हो, तो अगर हम यहाँ से इसे पढ़ें और इसे यहाँ से पढ़ें तो ये सीक्वेंसेस क्या हैं, आपस में रिलेटेड हैं, आप एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो स्पेसिफिक रीज़न है जिसको वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, जिनके सीक्वेंसेस को वो रिकॉग्नाइज़ करते हैं, एंड देन इसी पर्टिकुलर सीक्वेंसेस को वो कट करने की कोशिश करेंगे। सो रेजिस्टेंस एंजाइम क्या करते हैं, इस डीएनए को, ये जो यहाँ पे इन्होंने डीएनए स्ट्रैंड लिखा दिया है, इसे थोड़ा सा कट करने की कोशिश करते हैं। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो डीएनए को जो स्ट्रैंड है वो सेंटर से थोड़ा सा बाहर, सेंटर से थोड़ा सा किनारे, बिल्कुल बीचों बीच उसे कट नहीं करते, बस सेंटर से थोड़ा सा अवे उसे कट करते हैं। बट जो दो अपोजिट सीक्वेंसेस हैं उनको प्रॉपर तरीके से अलग अलग कर देते हैं। ऑल्सो ये जो स्ट्रैंड है वो उनका जो पोर्शन अलग हो जाता है, जो ये लिविंग स्टैंड यहाँ पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है, और जब ये एक दूसरे को कट करते, फॉर एन एग्जांपल एक डीएनए यहाँ पर है, एक यहाँ पर डीएनए है, ये इसे कुछ इस तरीके से ऐसे कट कर देते हैं, और ये यहाँ पर किस तरीके से कट करेंगे, यहाँ पर इसे ये कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं। तो ये वाला जो स्टैंड है और ये जो ये वाला स्टैंड होता है ये अब एक दूसरे पर आकर अरेंज हो जाएगा। तो ये जो पोजिशनल एंड है, जो प्रपोर्शन को दो एंड्स पे कट करते हैं, और ये जो दो एंड्स हैं उन्हें हम स्टिकी एंड्स बोलते हैं, क्योंकि स्टिकी एंड इसलिए दिया गया है बिकॉज ये जो एंड यहाँ पर कट हुए हैं अब ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर आपस में अटैच हो जाएंगे। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना लेंगे, ये आपस में क्यों जुड़ जाते हैं, बिकॉज इन पे जो बेस लगे हुए, यहाँ पर जो बेस लगे और जो यहाँ पर बेस लगे हुए होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। हमें पता है कि डीएनए में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस है वो एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो जब ये इन्हें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीजन पर कट करेगा तो वो जो यहाँ पर नेक्स्ट जो बॉन्ड आ रहा है उसमें इसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो मौजूद होते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस होने की वजह से ये आपस में अटैच हो जाते हैं। और यहाँ पर एक ये जो थिकनेस है, ये स्टिकीनेस है, यहाँ पर जो आपको एक स्टिकीनेस दिखाई दे रही है, स्टिकीनेस जो है यहाँ पर है वो एक एंजाइम है जो कि डीएनए लाइगेज, आपने जब डीएनए टूल पढ़ा था तो वहाँ पे लाइगेज के बारे में भी था। तो यहाँ पर क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा जो इन दो डिफरेंट जो टूल्स हैं या फिर दो डिफरेंट जो एंड्स हैं उनको आपस में ज्वाइन कर लेता है। इसी तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो यूज़ किया जाता है फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए को फॉर्म किया जा सकता है, और डिफरेंट रिसोर्स ऑफ डीएनए या डिफरेंट सोर्स ऑफ जीनोम्स के साथ उन्हें कंबाइन करके एक न्यू टाइप ऑफ डीएनए को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, व्हेन कट द डीएनए फ्रॉम द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जब हम पर्टिकुलर एक डीएनए को किसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, रेस्टिंग एंजाइम को जब हम डीएनए को कट करते हैं जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, सेम स्टिकी एंड बन जाते हैं, और ये सेम स्टिकी एंड आपस में लाइगेज के द्वारा एंड टू एंड कॉर्पोरेशन द्वारा अटैच हो जाते हैं। अभी हम डायग्राम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पर बताया गया था। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो एंजाइम है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एंजाइम है, यहाँ पर जो एंजाइम आएगा वो दोनों साइड को, मतलब ये जो दो यहाँ पर आपको साइड दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों साइड्स को ईच तरीके से, मतलब सेम साइड से कट कर देगा। ऑल्सो जो यहाँ पर इकोलाई है, ये इको आर आई जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, ये बेसिकली क्या करता है, जी और ए, जहाँ पर ऐसे सीक्वेंसेस है जहाँ पर जी और ए एक साथ होता है उनको ब्रेक करता है। कौन उन्हें ब्रेक करता है? इको आर आई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये जो इको आर आई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, आई इन द सेंस सॉरी फर्स्ट यहाँ पर एंजाइम्स है वो जी और ए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये एक पहला बॉन्ड, ये एक दूसरा हेलिक्स है डीएनए का। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या ये जी और ए है ना, यहाँ पर भी क्या है, जी और ए।
और यहाँ पर क्या है, जी और ए यहाँ पर भी है, जी और ए यहाँ पर भी है। अगर आप जो सीक्वेंसेस है अगर आप उन्हें चेक कर लो तो यहाँ पर क्या लिखा है, GAATTC, और यहाँ पर क्या है, GAATTC। तो वैसे ही एंजाइम्स उन्होंने यूज़ किए, पॉलीमरेज यहाँ पर यूज़ किया है। आप इधर भी देखो तो GAATTC है ना, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, GAATTC। सो ये क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, एक दूसरे जैसे सेम होते हैं, इसीलिए उन्होंने बोला गया था कि एक स्पेसिफिक रीज़न, एक स्पेसिफिक स्टैंड को ही ये अफेक्ट करते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो इको आर फर्स्ट है वो पर्टिकुलरली जी और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, जी और ए के बीच के ही बॉन्ड को तोड़ता है। तो यहाँ पर जी और ए मौजूद है, यहाँ पर भी जी और ए मौजूद है, यहाँ पर भी जी और ए, यहाँ पर भी जी और ए। तो ये इनके बीच के बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। अब जब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, सो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया दे रहा है कि ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होते हैं, कुछ ये और ये इस तरीके से ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो गया। अब आपको सॉरी ये ए से, ठीक है, ए से यहाँ तक ये जी ये नहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सिर्फ ये मैं ये बना देती हूँ। ओके, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये अलग हो जाते हैं, जिसमें अगर आप देख पा रहे हैं AATTC और जी, ये यहाँ से मॉलिक्यूल्स हट चुके हैं। और यही दूसरी तरफ क्या होता है, ये दूसरी तरफ जो एंजाइम्स हैं वो इन्हें कुछ यहाँ से हटाता है, AATC, ये कुछ इस तरीके से आता है AATTC जी, जो इन्होंने यहाँ से हटाया, यहाँ से भी अगर आप देखो तो AATTCG को हटाया, और यहाँ से भी AATTCG को ये यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब अगर आप देखो तो ये दो एंड यहाँ पर बचे, ये भी एक स्टिकी एंड है, ये भी एक स्टिकी एंड होता है, और यहाँ पर लाइगेज वर्क करता है जो कि इन दो फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करेगा। अगर हम नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी है, ठीक है, तो इसमें ये वाला ए आकर अटैच हो जाएगा, यहाँ पर भी टी है तो उससे ये वाला ए अटैच हो जाएगा, ये ए है सॉरी ये टी है तो यहाँ पर इसके लिए ए मौजूद है, ये और ये टी है तो इसके लिए यहाँ पर ए मौजूद है। तो ये जो दो डिफरेंट डीएनए सीक्वेंसेस आपने देखे, इसमें जो इनके जो एंजाइम्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और आपको पता है कि जो डीएनए के सीक्वेंसेस है वो अगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि पहले तो ये एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम्स को रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक ऐसे रीजन को 6 पेयर बेस को रिकॉग्नाइज करता है जिनसे ये ईजिली अटैच हो सकता है। फिर उनको ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के लिए जो पर्टिकुलर एंजाइम्स हैं उन्हें यूज़ करता है। उन्हें ब्रेक करने के बाद स्टिकी जो एंड्स बचते हैं उन स्टिकी एंड्स को आपस में जोड़ देता है। ये जो आपस में जुड़ेंगे उनका मेन पॉइंट ये होता है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यहाँ पर वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए में, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से आपस में अटैच हो जाते हैं, और आपस में अटैच होने के बाद कुछ इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, जिसमें ये एक क्या है, वेक्टर है और ये होस्ट फैमिली है। मतलब एक वेक्टर डीएनए होता है और एक फॉरिजन यानी जिसमें आपको डालना है। तो ये वेक्टर है और ये होस्ट है जिसके अंदर आपको उनको इनकॉर्पोरेट करना है, या फॉरेन डीएनए है जो फॉरेन डीएनए जो बाहर से आया हुआ है जिसको आपको इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। ओके, यहाँ पर भी वही सेम प्रोसेस है, बस उस सेम प्रोसेस को थोड़े से अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे जो ये डीएनए है, फॉरेन डीएनए है, जिसको हमें इनकॉर्पोरेट करना है इस वेक्टर डीएनए के प्लाज्मिड के अंदर, हमें इसे यूज़ करना है। तो पहले क्या करते हैं, रेजिस्टेंस एंजाइम्स के थ्रू उसे हम स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ऑल्सो जो डीएनए वेक्टर है या वेक्टर का जो डीएनए प्लाज्मिड है उसको भी एक पर्टिकुलर एंड पर ब्रेक कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जो यहाँ पर हमने ब्रेक किया है डीएनए सीक्वेंसेस को और जो यहाँ पे प्लाज्मिड को ब्रेक किया, उनको हम एक पर्टिकुलर साइड पर उनके जो दो एंड्स हैं उन्हें लाइगेज के द्वारा आपस में लाइगेज एंजाइम का यूज़ करके आपस में उन्हें अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और अब क्या करेंगे, उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा किसी भी सेल के अंदर, बिकॉज प्लाज्मिड के साथ ही अटैच होके जाते हैं। तो ये रेप्लिकेशन करेंगे, अपने नंबर्स को इंक्रीज़ करेंगे और सेल डिवीज़न की प्रोसेस के थ्रू ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करते जाते हैं एंड मल्टीप्लाई ग्रोथ करते रहते हैं। वाइल आपने ये देखा, जो अभी आप तक चीज़ें पढ़ी, आपने ये चीज़ देखा कि जो कट हो रहा है। सो अभी आपने जिस तरीके से यहाँ पर देखा कि अगर जो हमारे पास डीएनए है
उसको हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंजाइम से नहीं कट करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। हमें उनको जब हम एक प्रॉपर एक रेजिस्टेंस एंजाइम से ही हम उन्हें कट करेंगे जो कि डीएनए सीक्वेंसेस को प्रॉपर रिकॉग्नाइज करेगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद ही उन्हें ब्रेक करेगा, ताकि उसमें जो रिकॉग्नाइजिंग जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेसिस हैं न्यूक्लियोटाइड्स है वो वहाँ पर जाकर अटैच हो सकें। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो स्पेसिफिक सोर्स को ही रिकॉग्नाइज कर सके और देन जो डीएनए है या जो कॉम्बिनेंट वेक्टर है वो फॉर्म हो सके। अगर प्रॉपर वेक्टर रिसोर्स नहीं होगा, प्रॉपर रेजिस्टेंस एंजाइम्स नहीं होंगे तो वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो फॉर्म नहीं हो पाएगा। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। अब जो हमने ये डीएनए फ्रेगमेंट्स यहाँ पर देखे जिन्हें हमने कट किया है, अब उन्हें यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं। तो कटिंग ऑफ डीएनए बाय द एंडोप्लाज्मिक एंडो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर दी ना गड़बड़ यार। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। जो हमने डीएनए की कटिंग की है बाय द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब उससे क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स आते हैं, डीएनए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, अब इन्हें सेपरेट करने की एक टेक्निक है जिनके थ्रू हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स को स्मॉल बिग एंड लार्ज जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं बाय टेक्निक दैट इज़ कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस टेक्निक का यूज़ करके उन्हें अलग किया जाता है। इस हम जैसे कि पहले से जानते हैं कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, उन पे निगेटिव चार्ज होता है। सो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोक्लोसिस की प्रोसेस है या फिर इलेक्ट्रोक्लोसिस की प्रोसेस आप यहाँ पर कर सकते हो, जिसकी वजह से हम इन्हें अलग कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में क्या होता है, दो अलग आप एनोड एंड कैथोड बनाएंगे। एनोड कैथोड को हम एक इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनको कम्प्लीटली अलग किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने बोला कि डीएनए कैसे है, निगेटिवली चार्ज है, तो वो एनोड की तरफ मूव करने लगेंगे क्योंकि एनोड पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक मीडियम, हम एक मीडियम के अंदर, फॉर एन एग्जाम्पल ये एक मीडियम है, किसी मीडियम के अंदर हम यहाँ पे डीएनए को रखेंगे और एनोड और कैथोड यानी कि दो चार्जेस का एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज यूज़ किए जाते हैं। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव चार्ज डीएनए मॉलिक्यूल है वो उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और आपको क्लियर डीएनए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिखने लगेंगे। आजकल इस प्रोसेस के लिए यानी इलेक्ट्रिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो मैट्रिक्स यूज़ की जाती है कॉमनली वो हम यूज़ करते हैं, वो है एग्रोज। एग्रोज क्या होता है, एक नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्ट है जो कि सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसमें इसका एक एज अ मैट्रिक्स का यूज़ करके हम एक मीडियम का यूज़ करके वहाँ पर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को करते हैं। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज बाय द सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट क्या होता है, जब आप कोई चीज़ छान देते हो तो छानने पे जो चीज़ें आगे पास आउट हो सकती हैं वो मूव कर जाती है, जो चीज़ें पास आउट नहीं होती वो वहीं पर जाती हैं। तो जिस तरीके से छानने वाला इफेक्ट होता है उसी की तरीके से यहाँ पर कुछ एग्रोस जेल का वर्क होता है। एग्रोस जेल एक मीडियम की तरह पे होता है, उस मीडियम में हम डीएनए को डाल देते हैं और फिर उसमें जो डीएनए का साइज़ जितना कम हो गया यानी डीएनए जितना छोटा होगा वो उतनी ज़्यादा ईजिली मूव कर सकेगा। जैसे यहाँ बताया भी गया है कि जो स्मॉलर ऑफ द फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट्स बहुत छोटे होते हैं वो फर्दर बहुत ईजिली मूव करके प्रॉपर अलग अलग हो जाते। जैसे आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है कि ये क्या है, एक टिपिकल एग्रोस इलेक्ट्रोफोरेसिस है। यहाँ पर इस तरीके से ये क्या लगा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या जेल का, एग्रोस जेल का एक मीडियम यूज़ किया गया है। इसमें ये जो वेल्स मौजूद हैं और इन वेल्स के थ्रू क्या हो जाता है, तो जो फ्रेगमेंट है वो यहाँ पर डाल दिए जाते हैं। जो हमने डीएनए का फ्रेगमेंट किया उन फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर डाल दिया जाता है और एट दिस साइड आपको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस होंगे और यहाँ पर क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आपको एनोड दिखाई देगा, यहाँ पर कैथोड दिखाई देता है। जब हम उसे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो जिसकी वजह से ये जो निगेटिवली चार्ज है, जो निगेटिव चार्ज आपको यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये फ्रेगमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टूवर्ड्स एनोड, क्योंकि उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ऑल्सो जो जितना ईजी है यानी जो जितना सिंपल है, जितना
स्मॉल होगा वो उतनी फ्रीक्वेंटली से मूव कर देता है, मूव करता है और एनोड की तरफ चला जाता है। यहाँ पे आपको कुछ स्मॉल बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्मॉल बैंड्स, कुछ मीडियम बैंड्स एंड देन कुछ लार्ज बैंड दिखाई दे रहे हैं, जो कि बाय पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते रहते हैं। और इस प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उन्हें अलग अलग कर लिया जाता है। अब ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स अलग अलग हुए, अब इन्हें हम देखना चाहते हैं। जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपने यहाँ पर अलग अलग देखे हैं, इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर हम अलग अलग देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट स्टेनिंग हम इन्हें नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए एक स्टेनर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, दैट इज़ इथिडियम ब्रोमाइड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और उसकी प्रेजेंस में हम उन्हें स्टेन करते हैं, उसके बाद उन्हें सनलाइट में एक्सपोज करके रख दिया जाता है। अगर हम उन्हें विजुअल लाइट्स में विदाउट स्टेनिंग देखेंगे तो हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है आप उन्हें अपने नॉर्मल विजुअल लाइट्स में नहीं देख पाओगे विदाउट स्टेनिंग। स्टेनिंग करने के बाद उनमें कुछ कलर आ जाता है जिसकी वजह से हम उन्हें देख पाते हैं ना एक्सपोज लाइट। जब आप इन्हें स्टेन कर दोगे तो आपको कुछ ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देंगे, कुछ ऑरेंज कलर और बैंड ऑफ डीएनए दिखाई देगा बिकॉज ऑफ इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से, जिसे हमने इसे स्टेन किया हुआ है। और जब हम इसे सनलाइट में रखेंगे तो सनलाइट में आपको प्रॉपर जो ये बैंड्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ डीएनए आर, जो सेपरेटेड बैंड्स हैं यहाँ पर जो एग्रोस जेल द्वारा अलग किए गए हैं वो हमें एक्सट्रैक्ट होते हुए, जो जेल पीस है उससे एक्सट्रैक्ट होते हुए मिल जाते हैं। और ये जो स्टेप है जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स यहाँ पर अलग अलग हुए थे, जो डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट्स उनको हम अलग कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इल्यूशन प्रोसेस बोला जाता है। ये जो फ्रेगमेंट्स हम यहाँ पर मिले, बिकॉज ये जितने फ्रेगमेंट्स हैं सब अलग अलग है, आपको जो हैवी बैंड है या जो हैवियर है, जो स्मॉलर है, मीडियम है, सारे बैंड्स आपको अलग अलग मिल जाते हैं, प्यूरिफाइड फॉर्म में मिल जाते हैं। अब हम इन्हें और ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यूज़ करके हम क्लोनिंग वेक्टर्स का भी फॉर्मेशन करते हैं।